आप सड़क पर कहीं भी खड़े हो, आफत कहीं से भी आपके सामने आ सकती है और इसका जीता जागता नमूना देखने को मिला अहमदाबाद में, जहां नगर निगम की बेकाबू बस ने बड़ा हादसा कर दिया। बस ने सड़क पर 3 गाड़ियों में जबरदस्त टक्कर यहां पर हुई है और इस हादसे में 5 से 6 लोग गंभीर तौर पर घायल हुए हैं। तस्वीरें डराने वाली सामने आई हैं। बस की टक्कर से इलाका कांप उठा। देखने वालों को तो यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि आखिर हुआ क्या है। बस की टक्कर से ऑटो टाटा 407 गाड़ी तो पूरी तरह से पलट ही गई, जबकि स्कूल वैन का बुरा हाल हो गया, जिसमें बच्चे सवार बताए जा रहे थे। अहमदाबाद में गोटा ब्रिज के पास सड़क पर एक ऑटो खड़ा था, तो वहीं दूसरी तरफ से स्कूल वैन रोड पार कर रही थी, जबकि तीसरी गाड़ी यानी मालवाहक गाड़ी का ड्राइवर भी रोड पार कर दूसरी तरफ जाने की तैयारी में था। लेकिन तभी हाहाकार मच गया। वो तो गनीमत रही कि ये बाइक सवार पीछे ही छूट गया था, वरना इसका तो न जाने क्या होता। टक्कर के बाद अफरा तफरी मच गई। लोग बस से नीचे उतर आए और बस ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। हादसा कैसे हो गया, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। उत्तर प्रदेश के अमरोहा की एक सड़क का वीडियो इस समय सुर्खियों में है। उस सड़क पर काफी देर तक जो भी बाइक सवार गुजरा वो बिना गिरे अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा। यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। जो भी सड़क पर आया वो शिकार हो गया। सड़क न हो गई करतबबाजी का मंच बन गई। लगा ऐसा कि गाड़ियों के फिसलने वाला स्टंट ही हो रहा। हालांकि यहां आने वाले लोगों को लोग पहले से ही सावधान भी कर रहे थे, लेकिन जिसने ध्यान नहीं दिया वो ऐसे ही बिखरता चला गया। सवाल था कि सड़क पर आखिर ऐसा क्या फैल गया जिससे गाड़ियां फिसल रही हैं। पता चला कि धनौरा अमरोहा रोड पर शुगर मिल से निकलने वाले गन्ने की गंदगी के साथ जब बारिश का पानी मिला तो उसने सड़क पर ऐसी फिसलन पैदा कर दी। इसके बाद जो भी यहां आया वो गिरने से बच नहीं पाया। खास बात यह है कि हादसे में कई बाइक सवारों को यहां गंभीर चोटें आई हैं। हालांकि जब प्रशासन तक ये बात पहुंची तो उसके बाद सड़क को साफ करा दिया गया। अब खबर दिल्ली से है, जहां पुलिस ने चेन स्नैचिंग करने वाले एक खूंखार बदमाश का हाफ एनकाउंटर किया है। बदमाश सतीश भाटी महिलाओं के गले से चेन और लोगों के हाथ से मोबाइल छीनकर भाग जाता था, लेकिन अब वो पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। दिल्ली पुलिस ने जिस बदमाश का एनकाउंटर किया, उस बदमाश का मोबाइल छीनते हुए उसका एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पल्सर बाइक चलाते हुए बदमाश सतीश भाटी अपने एक साथी के साथ आया और युवक के हाथ से मोबाइल छीनकर भाग गया। आरोप है कि बदमाश सतीश भाटी रोज करीब आधा दर्जन स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम देता था और लंबे समय से फरार था। लेकिन देर रात पुलिस ने पुल प्रहलादपुर इलाके में बदमाश को घेरा तो उसने पुलिस टीम पर गोली चला दी। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में वो घायल हो गया। पुलिस ने बदमाश सतीश भाटी के पास से तमंचा, बाइक और लूट के मोबाइल बरामद किए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आत्मघाती हमले में आसिम मुनीर और आईएसआई के आतंकी को मार दिया गया। आतंकी नूर आलम महसूद डेरा इस्माइल खान में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गया था। खुशी का माहौल था, लेकिन उसी दौरान धमाका हुआ और उस ब्लास्ट में आतंकी समेत 5 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। जो खुद बम बनाता था और चलाता था वो खुद भी बम का ही शिकार हो गया। एक धमाका और बच गई अफरा तफरी। डेरा इस्माइल खान में धमाके से पहले ढोल नगाड़े पर लोग डांस कर रहे थे। टीटीपी के पूर्व आतंकी और आईएसआई के एजेंट नूर आलम महसूद भी वहीं पर मौजूद था। हर कोई मस्ती में खोया था, तभी ब्लास्ट हो गया और उस धमाके में आतंकी नूर आलम महसूद भी मारा गया। इस आत्मघाती हमले में आतंकी समेत 5 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हैं। आतंकी नूर आलम महसूद के घर पर शादी समारोह का आयोजन हो रहा था, जिसमें उसने कई खास लोगों को बुलाया था। इस ब्लास्ट के पीछे टीटीपी का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि साल 2016 में नूर आलम महसूद टीटीपी के जज्ब-ए-अज़्ब ऑपरेशन के विरोध में टीटीपी से अलग हो गया था और आईएसआई से उसने हाथ मिला लिया था। यही नहीं, इसने अपनी प्राइवेट सेना भी बना ली थी जो टीटीपी के खिलाफ लड़ती है।
आईएसआई इसके संगठन को गुट तालिबान की नजर से देखती है, लेकिन टीटीपी वाले इसे गद्दार मानते थे और इसीलिए घात लगाकर आईएसआई के बमबाज को बम से ही उड़ा दिया गया। लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल में आज यूपी दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ गृह मंत्री अमित शाह ने किया। अपने संबोधन में शाह ने न केवल योगी सरकार की जमकर तारीफ की, बल्कि 2027 के चुनाव का शंखनाद भी कर दिया। अमित शाह ने विपक्ष पर परिवारवाद का आरोप लगाया और 2027 में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनाने की अपील की। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के युवाओं के भविष्य के लिए, देश की सुरक्षा के लिए फिर से एक बार यहां पूर्ण बहुमत की, प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये परिवारवादी पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, इस देश का, उत्तर प्रदेश का कल्याण नहीं कर सकते। इस मौके पर सीएम योगी ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बाद एक जनपद एक व्यंजन योजना का ऐलान किया। एक जनपद एक व्यंजन, यह योजना आज लागू की है। 75 जनपदों में 75 प्रकार के भोजन सामग्री, खाने की सामग्री, अब ये उत्तर प्रदेश की भी एक नई ताकत बनेगी। यूपी दिवस का आयोजन प्रदेश के सभी 75 जिलों में अगले 3 दिनों तक चलेगा, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, झांकियां और विशेष मेले का आयोजन किया जाएगा। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन के तराना कस्बे में हुए सांप्रदायिक बवाल के बाद हालात अब भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। तराना कस्बे में भारी पुलिस फोर्स तैनात है। वहीं जिन उपद्रवियों ने उज्जैन को सुलगाया, अब उनका इलाज भी शुरू हो गया है। उज्जैन के उपद्रवियों पर पुलिस सख्त है। गुरुवार और शुक्रवार को हुए बवाल के बाद पुलिस ने अब सख्त एक्शन लिया है। पुलिस ने बवाल में शामिल 19 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। उज्जैन में शांति भंग, हिंसा फैलाने के मामले में 4 एफआईआर दर्ज हुई हैं। हिंसा से जुड़े सीसीटीवी फुटेज खंगालकर पुलिस उपद्रवियों की पहचान कर रही है। उपद्रवियों की धरपकड़ तेज हो चुकी है तो तराना कस्बे में खलबली है। पुलिस का डर इतना है कि लोग घरों में दुबके हैं। जो लोग बाहर निकल रहे हैं वो भी अब यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता की मिसालें दे रहे हैं। दिल मिल जाएंगे सब सामान्य, दिल जुदा हुए ही नहीं है, दिल मिले हुए ही है। ये तो कुछ आपसी मामले में हो सकती है। बद का तराना है, ये तो सब मिलजुल के एकत्रित होकर रहते हैं यहाँ पे। तराना में अब मोहब्बत, भाईचारे और आपसी सौहार्द के तराने गाए जा रहे हैं, लेकिन गुरुवार और शुक्रवार के उस खौफनाक मंजर को भुलाया नहीं जा सकता जब 200 से ज्यादा दंगाइयों ने नमाज के बाद हिंसा और तोड़फोड़ की थी। हिंदुओं के पाठक शेरी मोहल्ले में हमला किया था, बसों में आग लगाई गई थी, हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया गया था। जब भी कहीं दंगा और बवाल होता है तो उपद्रव के बाद एक बात बड़ी कॉमन कही जाती है, और वो बात यह है कि दंगाई स्थानीय नहीं थे, वो बाहर से आए थे। और तराना में हुई हिंसा के बाद भी यही राग आलापा जा रहा है। सबने देखा कि नमाज के बाद उपद्रवियों ने शहर को हिंसा की आग में झोंका, लेकिन दावा है कि उन उपद्रवियों का कहीं न कहीं बचाव किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि यह सांप्रदायिक तनाव नहीं था, 2 लोगों के बीच का झगड़ा था। लेकिन सवाल है कि अगर ये सांप्रदायिक तनाव नहीं था, 2 लोगों का झगड़ा था, तो फिर दंगाइयों का झुंड हिंदू मोहल्ले में क्यों घुसा? सवाल ये भी है कि हिंदुओं के घरों पर पत्थरबाजी करने वाले आखिर कौन थे? और सबसे बड़ा सवाल है कि अगर ये 2 लोगों का झगड़ा था, तो मंदिरों में पत्थरबाजी क्यों हुई? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब शायद ना मिले, लेकिन शहर काजी शफीउल्लाह की भी यही राय है कि मामले को सांप्रदायिक रंग ना दिया जाए। लड़ाई कैसे ऐसे तब्दील हो गई कि घरों में पत्थर फेंके जा रहे हैं, मंदिरों में पत्थर फेंके जा रहे हैं, मस्जिदों में पत्थर, जैसे भी हुआ निजी मामला। सच तो यह है कि हर बार हर जगह हिंसा करने के बाद उपद्रवी शांति का पैगाम देकर बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन उज्जैन की मोहन यादव सरकार इस मामले में सख्त है। पुलिस को सख्त आदेश है कि कोई भी दंगाई बचने ना पाए। तराना में हुई हिंसा के बाद चारों तरफ सन्नाटा पसरा है। धारा 144 लागू है, अघोषित कर्फ्यू जैसे हालात हैं, तो पुलिस हालात को सामान्य करने में जुटी है। शांति का संदेश देने के लिए डीएम और एसपी उसी जगह पहुंचे जहां 2 दिनों तक हिंसा हुई थी। डीएम एसपी ने वहीं एक दुकान पर समोसा खाया और संदेश दिया कि हालात सामान्य हैं। कोई भी किसी प्रकार की अफवाह पर ध्यान ना दें और शहर में शांति व्यवस्था कायम रखने में अपना योगदान दें। दोनों पक्षों के नुमाइंदे हैं, उनसे लगातार बातचीत हो रही है और सभी से हम लोगों ने अनुरोध किया है कि नॉर्मलसी को रिस्टोर करें। हालात पटरी पर लौट रहे हैं, लेकिन हिंदू पक्ष मांग कर रहा है कि जिन लोगों ने उनके घरों पर हमला किया वो दंगाई बचने नहीं चाहिए। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थल मनाली में शुरू हुई बर्फबारी ने पर्यटकों के चेहरे पर खुशी तो ला दी है, लेकिन भारी बर्फबारी अपने साथ मुसीबत भी लेकर आई है। हालत यह है कि सड़क पर बर्फ की चादर बिछने के बाद पैदल चलना तो दूर, गाड़ियों से चलना भी मुश्किल है।
मनाली में सड़कों पर इतनी बर्फ जमा हो गई है कि गाड़ियां खड़े खड़े फिसल रही हैं। एक कार एक रिजॉर्ट के बाहर खड़ी थी, लेकिन अपने आप दौड़ने लगी। फिसलती कार को रोकने के लिए कार ड्राइवर बोनट पकड़ता है, दमखम लगाकर कार को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम हो गया। काफी देर तक जोर आजमाइश करने के बाद युवक गिर गया और फिर कार जाकर सीधे खाई में जा गिरी। गनीमत रही कि खाई में कार गिरने से पहले ही ड्राइवर ने खुद को अलग कर लिया। सोचिए कि कार रोकने के चक्कर में युवक कार के नीचे आ जाता या फिर खाई में गिर जाता तो कितना बड़ा हादसा हो सकता है। उधर हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी पर्यटकों को उसी मुसीबत का सामना करना पड़ा जैसे मनाली में हालात थे। शिमला के कुफरी में भी भारी बर्फबारी के बाद गाड़ियां फिसलने लगी और इसके बाद तो वहां हाहाकार मच गया। बर्फ की चादर बिछने के बाद जबरन गाड़ी निकालने की कोशिश की गई तो गाड़ियां फिसलने लगी। काले रंग की एक कार आगे चल रही सफेद रंग की एक गाड़ी से टकराई और फिर पास में खड़ी एक कार को भी ऐसी भयंकर टक्कर मारी कि पर्यटकों की सांसें थम गईं। किस्मत अच्छी थी कि इस आफत में केवल गाड़ियों को ही नुकसान पहुंचा और किसी की जान नहीं गई। ऐसा ही हादसा शिमला के नरेन में भी हुआ, जहां बर्फ से जमी सड़कों पर जबरन निकलने की कोशिश में 3 ट्रक आपस में टकरा गए। मतियाना से आगे, ओहो, ये बहुत ही जोरदार पटाखा। हैरानी की बात तो यह है कि प्रशासन लगातार बर्फ से जमी सड़कों पर गाड़ी न चलाने की अपील कर रहा है, लेकिन लोग आंखों के सामने हो रहे हादसे देखकर भी सबक नहीं ले रहे हैं। जबरदस्ती करते हुए जब चलनी ही नहीं है तो फिर चलानी क्यों। उधर हिमाचल प्रदेश के सोलन में भी कार सवार कुछ लोगों की जान उस वक्त आफत में पड़ गई जब वो बर्फीले तूफान में फंस गए। कार सवार सोलन जिले के चायल हिल स्टेशन की तरफ जा रहे थे, तभी उनके ऊपर बड़ी मुसीबत आई। कार सवार लोग चायल हिल स्टेशन की तरफ जा रहे थे, तभी एक बड़ा पेड़ टूटा और कार के ऊपर धड़ाम से गिर गया। इस हादसे ने कार सवार लोगों का हाल बेहाल कर दिया। हादसे के बाद कार सवार लोग तुरंत कार से बाहर निकल आए और आसपास मौजूद लोगों से मदद मांगी। बर्फीले तूफान की वजह से सोलन में 2 पेड़ टूटकर गिरे थे, जिनमें से एक पेड़ कार के ऊपर गिरा था तो दूसरा पेड़ रास्ते में गिर गया। दरअसल बर्फबारी का इंतजार कर रहे लोगों को जैसे ही मौसम बदलने की खबर मिली, वो तुरंत पहाड़ों की तरफ निकल गए। लेकिन नतीजा ये देखने को मिल रहा है कि कहीं गाड़ियों की टक्कर हो रही है तो कहीं बर्फ ने गाड़ियों को पूरी तरह से ढक लिया है। हादसे तो हर कदम पर हो ही रहे। बर्फबारी के समय पहाड़ों पर यात्रा करना रोमांचकारी होता है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा खतरनाक भी होता है। इसलिए अगर आप भी पहाड़ों पर यात्रा करने के शौकीन हैं और पहाड़ों पर यात्रा करने का मन बना रहे हैं तो आपको कुछ सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए। सबसे पहली बात, बर्फबारी के समय पहाड़ों पर यात्रा करने जाएं तो कोशिश करें कि अपने वाहन से ना जाएं। जहां जा रहे हैं वहां की गाड़ी बुक करें ताकि जो स्थानीय ड्राइवर हो उसे वहां के हालात के बारे में अच्छी तरह पता हो, क्योंकि उन्हें पहाड़ों और बर्फबारी में गाड़ी चलाने का अच्छा खासा अनुभव होता है। इसके अलावा एक और जरूरी बात है कि जब भी पहाड़ों पर यात्रा करने के लिए निकलें तो मौसम की जानकारी पहले से जरूर ले लें ताकि आप कहीं फंसे नहीं। 5वीं सबसे बड़ी बात जो आपको यह ध्यान रखनी है कि अगर आप खुद अपनी कार से पहाड़ों पर जा रहे हैं तो फिसलन वाली सड़क पर कभी भी ब्रेक अचानक से ना मारें, क्योंकि इससे गाड़ी और तेजी से फिसलती है जिससे आपके साथ हादसा हो सकता है। एक और बात याद आपको ध्यान में रखनी है कि बर्फ से जमी सड़क पर गाड़ी को रोकने के लिए इंजन ब्रेकिंग और गियर का ही उपयोग करें। वहीं स्थानीय प्रशासन और रिश्तेदारों के संपर्क में जरूर रहें ताकि मुसीबत आने पर आपको तुरंत मिल सके मदद, और इस सारी चीजों को ध्यान में रखकर ही पहाड़ों में जाने का आप मन बना सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात करते हैं प्रयागराज की त्रिवेणी पर स्नान को लेकर 7 दिन पहले शुरू हुआ संग्राम अभी तक जारी है। शुरू में मामला प्रशासन और शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बीच का था, लेकिन नोटिस और कालनेमी जैसी सियासी बयानबाजी ने इस विवाद को और बढ़ा दिया और इसके बाद न सिर्फ साधु संतों में 2 फाड़ हो गया बल्कि बीजेपी के अंदर से भी अलग अलग आवाजें बाहर आने लगी हैं। वहीं सम्मान के नाम पर धरने पर बैठे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। 18 जनवरी की सुबह सुबह संगम पर हंगामा हुआ, पुलिस और संतों में झड़प हुई। इसके बाद शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद धरने पर बैठ गए, जिसकी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई। फिर भी वो शिविर के अंदर नहीं गए, शिविर के बाहर ही वैन में आराम करते रहे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की अपील के बाद भी उन्होंने बसंत पंचमी पर संगम स्नान नहीं किया। स्नान से वंचित करा दिया गया है। ठीक है, मुगलों के समय में सनातन धर्मी जनता को
वंचित किया गया था। जजिया कर देने पर मुगल भी करा देते थे स्नान। ये नए मुगल आए हैं, जो हिंदू चोले में मुगल आए हैं। इस बीच विवाद बढ़ने पर पुरी शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती से अविमुक्तेश्वरानंद के प्रतिनिधि शिष्य मुकुंदानंद ने मुलाकात की और मौनी अमावस्या के दिन की हुई पूरी घटना बताई। पुरी शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और संतों से हुई धक्का मुक्की, चोटी खींचने और नोटिस देने पर कहा था कि ये कार्रवाई भयंकर युद्ध को आमंत्रित करने जैसा है। इस विवाद को यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपने बयानों से शांत करने की कोशिश की, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ के कालनेमी वाले बयान से विवाद को और हवा मिल गई। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने पलटवार करते हुए पूछा कि मुख्यमंत्री साफ करें कि आखिर वो कालनेमी है कौन और उसका नाम बताएं। शंकराचार्य यही नहीं रुके, सीएम योगी के खिलाफ बड़ी बात कह दी। कम से कम जैसा है वैसा तो ना हो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। इस सीएम को शिष्टाचार का ज्ञान नहीं है। ये सीएम हरदम खुन्नस में रहता है, हरदम गुस्से में रहता है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान से आहत दिखे, इसलिए उनके खिलाफ कई बातें कही। बुलडोजर की राजनीति करता है, ये दिखाता है कि मैं जो चाहूंगा कर दूंगा, सबको चरपट कर दूंगा। ये सीएम होता है? ये लोकतंत्र है? ये तरीका है? कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह का सीएम बना करके अपनी लुटिया डुबो ली है। योगी आदित्यनाथ को अनफिट मुख्यमंत्री बताते हुए शंकराचार्य ने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तारीफ भी की। केशव प्रसाद मौर्य ने जब कल परसों कहा तो हम लोगों को अच्छा लगा, तो हमारे मुंह से निकला कि इससे अच्छा तो केशव प्रसाद मौर्य ही सीएम होता, कम से कम समझता तो है परिस्थितियों को। शंकराचार्य विवाद में अब संतों में दो फाड़ नजर आ रही है। कुछ संत समर्थन में हैं तो कुछ विरोध कर रहे हैं। योग गुरु स्वामी रामदेव भी खुलकर खिलाफत कर रहे हैं। स्वामी रामदेव ने नाम लिए बिना अविमुक्तेश्वरानंद पर हमला बोला और कहा कि पुरुषार्थ करो, लेकिन गाली गलौज करना नहीं चाहिए। कोई ना कोई बहाना चाहिए, कभी गाय के बहाने से, कभी कुंभ के बहाने से, कभी माघ मेले के बहाने से, कोई बहाना चाहिए कि मोदी को गाली दो, योगी को गाली दो, अमित शाह को गाली दो और अब स्वामी रामदेव को गाली दो। ऐसे सनातन धर्म की रक्षा होगी। शंकराचार्य और योगी आदित्यनाथ सरकार विवाद पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, सनातन का हास्य परिहास न हो। दोनों पक्ष हमारे हैं, दोनों पक्ष अपने हैं, दोनों सनातनी ही हैं। दोनों आपस में बैठकर इसका समझौता कर लें, बीच का रास्ता चुनें। हमें लगता है सनातन का हंसी मजाक बनाने से कोई फायदा नहीं है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि जब तक प्रशासन माफी नहीं मांगता तब तक वो स्नान करने नहीं जाएंगे। तो वहीं उनके समर्थक पुलिस कार्रवाई से आज भी गुस्से में हैं। जब हम वहाँ पे गुरुजी के बगल में खड़े रहे तो खींचने की कोशिश की, हम नहीं खींचे तो हमारे पाँवों के ऊपर जो है जूतों से उसको कुचला गया। कोशिश करके इकट्ठा होकर के 10 पुलिस वालों ने हमें खींच करके ले लिया। 3-3.5 घंटे तक हमें हिरासत में बिठाए रखा। क्या हम आतंकवादी हैं? क्या संत होना अपराध है? प्रशासन के जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ हम कहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इस विवाद में सियासत तो पहले दिन से हो रही है, लेकिन अब विपक्षी दल पोस्टर के जरिए घेराबंदी करने में जुटे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस खुलकर शंकराचार्य के समर्थन में आ गए हैं। खींचने की घटना को दिखाने की कोशिश हुई तो वहीं पवन खेड़ा ने दिल्ली से बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। सर्टिफिकेट बांट रहे होते हैं, ये हिंदू विरोधी है, ये उस मंदिर नहीं गया इसलिए ये हिंदू विरोधी है। आज इनका असली चेहरा पूरे देश, पूरे विश्व के सामने खुलकर सामने आ गया। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने शंकराचार्य के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा। वहाँ पर शंकराचार्य जैसे अविमुक्तेश्वरानंद जी का अपमान अगर हो, गंगा जी में नहाने न दिया जाए तो बताओ भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसे सनातनी। बहुजन समाजवादी पार्टी की प्रमुख मायावती ने भी एक्स पर लिखा, उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी किसी भी धर्म के पर्व में राजनीतिक लोगों का हस्तक्षेप कुछ वर्षों में काफी बढ़ गया है, जो नए नए विवाद का कारण बन रहा है। ये सही नहीं है। इसलिए प्रयागराज में चल रहा कड़वा विवाद आपसी सहमति से जितना जल्द सुलझा लिया जाए उतना बेहतर होगा। मायावती ने संविधान पर ईमानदारी से अमल करने की बात कही। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि शंकराचार्य ने नकली सनातनियों की पोल खोल दी है। एक असली सनातनी उनके साथ है। कालने में विवाद पर भी सरकार को अखिलेश ने घेरा। शंकराचार्य स्नान नहीं कर पा रहे हैं। काल नेमी को याद करने वाले बताएं कि कलयुग के काल नेमी कौन है।
कि काल नेमी ही काल बनकर के इनके आएगा। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में एक बारात में जमकर बवाल हुआ। 30 से 40 दबंगों ने बारात पर लाठी डंडों और फरसों से हमला बोल दिया। इस घटना में कई लोग घायल हुए हैं। जहां बारातियों पर फूलों की बरसात होनी थी, उन्हीं बारातियों पर लाठी डंडों और फरसे से हमला बोल दिया गया। हमला इतना अचानक हुआ कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाया। लाठी डंडे तो ऐसे चलाए जा रहे थे, ऐसे पीटा जा रहा था जैसे कोई दुश्मन देश के सैनिक को पकड़ा गया। कम से कम 40 लोग अटैक कराए, डंडे, लाठी, फरसा, राइफल, गाड़ियों में गोली। हमले में 8 से 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनमें से कुछ लोगों को आईसीयू में भर्ती कराया गया है। घटना दादरी के नामपुर फतेह गांव की है, जहां पुरानी रंजिश में इस पूरी वारदात को अंजाम देने की बात सामने आ रही है। फिलहाल गांव में पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आज दोपहर जयपुर में थार कार ने कहर बरपा दिया। थार ने पहले एक महिला को टक्कर मारी और फिर एक बाइक वाले को बुरी तरह कुचल दिया। इस हादसे में बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा जिसने भी देखा कलेजा मुंह को आ गया। थार ने बाइक को पूरी तरह टक्कर मार। इस टक्कर में बाइक सवार युवक थार के नीचे ही फंस गया था। गंभीर तौर पर चोट खाने की वजह से बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वो तो गनीमत रही कि बाइक के ठीक आगे से एक युवक निकल गया था, वरना इसके साथ भी बड़ा हादसा हो सकता है। हादसे में घायल एक युवती का इलाज चल रहा है। वहीं एक्सीडेंट के बाद थार ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। अब नंबर प्लेट के आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी आरजेडी बिहार चुनाव में हार के लिए वोट चोरी और ईवीएम को जिम्मेदार बता रहे हैं, लेकिन इस बीच आरजेडी के नेता भाई वीरेंद्र के बयान ने पार्टी नेतृत्व पर ही सवाल उठा दिए हैं। दरअसल सामने आए एक वीडियो में भाई वीरेंद्र आरोप लगाते दिखे कि चुनाव के वक्त टिकट बंटवारा मेरिट पर न होकर बल्कि कुछ लोगों के कहने पर किया गया। जब जादव को ही टिकट देना था तो फिर विजय मंडल का टिकट क्यों कटा? कि बाहर के लोगों को टिकट दिया गया। कुछ ऐसे नेता हमारे यहाँ हैं जो नाम के समाजवादी हैं और 3 जिला चलाते हैं। भाई वीरेंद्र ने सीधे तौर पर पार्टी नेताओं और उनकी चुनावी रणनीति पर सवाल उठा दिए, जिसे लेकर अब बीजेपी ने चुटकी ली है। यह आरजेडी के जो आंतरिक कला है उसको उजागर करता है और यह भी दर्शाता है कि राजद ने टिकट वितरण प्रणाली में किस तरह के हथकंडे अपनाए थे। विजय मंडल 2020 में दिनारा से विधायक बने थे, लेकिन इस बार उन्हें आरजेडी ने टिकट नहीं दिया, जबकि उनकी जगह टिकट पाने वाले शशि शंकर कुमार और राजेश यादव चुनाव हार गए। तेलंगाना के खम्मम में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक तेज रफ्तार बाइक सड़क किनारे रेलिंग से टकरा गई। इस हादसे में बाइक सवार दोनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। अचानक बाइक दिखी, इधर उधर हुई और फिर रेलिंग से टकरा कर बिखर गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सवार कई फीट हवा में उछलकर काफी दूर जा गिरा। ये घटना लिंगाला के पास ग्रीनफील्ड हाईवे पर घटी, जहां हाईवे एकदम खाली था, दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं थी। लेकिन तभी तेज रफ्तार बाइक आई और बेकाबू होकर रेलिंग से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि हादसे में दोनों बाइक सवारों की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक बेकाबू क्यों हुई अभी इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन ये डरावना मंजर एक चेतावनी भी है कि सुरक्षित चले, नियंत्रित रफ्तार में चले, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। लखनऊ के केजीएमयू में धर्मांतरण का मामला सामने आने के बाद परिसर में मौजूद अवैध मजारों को हटाने का नोटिस दिया गया। आज प्रशासन ने अधिकारियों की मौजूदगी में नोटिस चस्पा कराया। नोटिस में साफ साफ लिखा गया है कि अगले 15 दिनों में अतिक्रमण को खाली करवा दिया जाए, नहीं तो प्रशासन को खुद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करनी पड़ेगी, जिसका हर्जाना मालिकों से वसूला जाएगा। तो ये हजरत शेख फरीदुल हक की मज़ार है और सामने ये जो नोटिस है, ये नोटिस जो है वो चस्पा हुआ है। जो भी अतिक्रमण करता है उनको ये नोटिस भेजा गया है। दरअसल बीजेपी नेता अभिजात मिश्रा ने इस मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा था। वहीं दूसरी तरफ इस नोटिस का विरोध भी शुरू हो गया है। हमारा शहर हमेशा से अपनी गंगा जमनी तहजीब और अदब के लिए मशहूर रहा है।
लिहाजा इस नोटिस को वापस लेना चाहिए और वहाँ से मज़ारात हटाने की जो बात कही जा रही है इस पर रोक लगनी चाहिए। KGOVO में जिस तरीके से 4 मज़ारों को नोटिस दिया गया है, मैं पूरी तरीके से इसकी मजम्मत करता हूँ। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर मस्जिदों, मज़ारों और करबलाओं को निशाना बना रही है। कानपुर के शिवराजपुर थाना क्षेत्र के काकूपुर निहाल गांव में जम करके मारपीट हुई। लाठी डंडों से लैस कई दबंगों ने एक घर पर हमला बोल दिया और अंधाधुंध ईंट पत्थर से प्रहार करने लगे। एक पक्ष खुद को बचाने में लगा था तो दूसरा पक्ष पत्थरबाजी कर रहा था। किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया था। आरोप है कि कहासुनी के बाद एक पक्ष के 10 से 15 लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों पर चढ़ाई कर दी और लाठी डंडों से मारने लगे। दूसरे पक्ष ने भी पलटवार किया, लेकिन संख्या कम होने की वजह से वो खुद को बचाने में ही जुटे रहे। पापा तुम्हारा दिमाग खराब है पापा। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांत कराया। इसके बाद गांव में कई थानों की पुलिस तैनात कर दी गई। इस मामले में 20 से ज्यादा लोगों के खिलाफ तहरीर दी गई है। और अब आपके जीवन से जुड़ी सबसे जरूरी खबर। यह खबर पानी से जुड़ी हुई है। दुनिया जल संकट से जूझ रही है और इसमें भारत के कई शहर भी शामिल हैं। वाटरशेड इन्वेस्टिगेशन और द गार्जियन के अध्ययन में यह पता चला है कि दुनिया के कई शहरों में पानी तकरीबन खत्म हो चुका है। दुनिया के 100 सबसे बड़े शहर गंभीर जल संकट से जूझ रहे हैं और जल संकट में दिल्ली 4थे, कोलकाता 9वें नंबर पर है, जहां पानी की भयंकर किल्लत है। जल संकट में मुंबई 12वें नंबर पर है तो चेन्नई 29वें पायदान पर है। वहीं बेंगलुरु और हैदराबाद भी टॉप 50 शहरों में शामिल हैं। वहीं अफगानिस्तान का काबुल पहला शहर बन सकता है जहां आने वाले वक्त में पानी बिल्कुल खत्म हो जाए। संकट की वजह नदियों का सिकुड़ना और भूमिगत जल स्तर का गिरना है। बढ़ती गर्मी सूखे की समस्या को और गंभीर बना रही है और संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया अब वैश्विक जल संकट के युग में प्रवेश कर चुकी है। यानी पानी की एक एक बूंद की कीमत हर किसी को समझनी होगी, क्योंकि जल है तो कल है और ये एक शहर नहीं बल्कि भारत के कई और शहरों के भी हालात एक जैसे ही बने हुए हैं और आने वाले समय में यह संकट और गहरा सकता है और बढ़ सकता है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में एक टीचर की बेरहमी का मामला सामने आया। मामला पिंपल गांव राजा इलाके का है। यहां होमवर्क न करने पर टीचर ने 10 साल के मासूम की बेरहमी से पिटाई कर दी। होमवर्क न करने पर बेरहम शिक्षक को इस कदर गुस्सा आया कि उसने मासूम छात्र के शरीर को लाल कर दिया। पिटाई से छात्र की पीठ पर कितने ही निशान चस्पा हो गए, लेकिन टीचर का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वही मामला सामने आने के बाद लोगों ने घटना पर नाराजगी जताई और आरोपी टीचर की गिरफ्तारी की मांग की, जबकि छात्र को खामगांव में मौजूद अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी शिक्षक का नाम विलास चीम बताया जा रहा है। राजस्थान के भीलवाड़ा के प्रतापनगर में सड़क पर हड़कंप मच गया जब एक तेज रफ्तार ट्रक ने कॉलोनी के अंदर उत्पात मचा दिया। उसने कई गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया और फिर इलाके में शोर मच गया। ड्राइवर मौके से फरार होने लगा। एक आदमी ने ट्रक पर चढ़कर उसे रोकने की कोशिश की तो एक आदमी डंडा लेकर भागा। दोबारा देखिए सकरी गलियों में मोड़ पर ड्राइवर ने कैसे ट्रक दौड़ाया और कई गाड़ियों को तोड़ने मोड़ने के बाद ड्राइवर भागने में कामयाब हो गया। लाखों की गाड़ियां कुछ सेकंड में खड़े खड़े कबाड़ बन गए। तस्वीरें भीलवाड़ा के प्रतापनगर इलाके की हैं। गनीमत यह रही कि भारी भरकम ट्रक की चपेट में कोई आदमी नहीं आया। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है, लेकिन ड्राइवर अब भी फरार है। उत्तराखंड के रुड़की से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ लोग पिता पुत्र को फावड़े से मारते हुए दिखाई दिए। इस मारपीट में घायल पिता पुत्र की हालत बहुत नाजुक बनी हुई है। पहले कुदाल लेकर दौड़ाया, फिर पल भर में वहां पहुंच गया जहां कुछ लोग एक व्यक्ति को पकड़कर मार रहे थे। फावड़ाधारी बिना कुछ सोचे समझे फावड़े से प्रहार करने लगे। एक ही प्रहार में जमीन पर गिरा दिया। उसके बाद भी हमलावर पसीजा नहीं, जमीन पर गिरे व्यक्ति पर ताबड़तोड़ प्रहार करते रहे। एक कुदाल से मार रहा था तो 2 डंडों से दनादन मार रहे थे। वहां मौजूद कुछ लोग बचाने की भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमलावर किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं थे और करीब 1 मिनट तक लगातार पीटते रहे। रूह कपा देने वाली यह वारदात हरिद्वार के रुड़की में हुई, जहां झबरेड़ा के लाठरदेवा शेख गांव में पुरानी रंजिश में दबंगों ने जावेद उर्फ भोला और उनके बेटे जुनैद को घेर कर मारा। गंभीर हालत में घायल पिता पुत्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
और अब हमारी अगली रिपोर्ट पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से जुड़ी होगी। इससे पहले कि आपको पूरी पिक्चर दिखाएं, ये छोटा सा टीजर आपके लिए। तो पहाड़ों पर बर्फबारी का नजारा देखते ही बन रहा है। इस पूरी ठंड के सीजन में पहली बार इतनी बर्फबारी हुई है कि देश के पहाड़ी राज्यों में बर्फ का प्रकोप एक साथ देखने को मिला है। जम्मू कश्मीर की वादियां हो या फिर लद्दाख के पहाड़, हिमाचल प्रदेश के टूरिस्ट स्पॉट्स हो या फिर उत्तराखंड के देवस्थान, बर्फ की सफेदी चारों तरफ दिखाई पड़ रही है। लद्दाख में पहाड़ का एक हिस्सा ऐसा नहीं था जहां बर्फ ना हो। सड़क पर फैली बर्फ को साफ कर नीचे फेंका जा रहा था। इन मुश्किल हालातों में नेशनल हाईवे 1D को बंद कर दिया गया, जिससे कश्मीर और लद्दाख के बीच का संपर्क टूटा। हालात ऐसे हुए कि सड़कों पर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। जिंदगी पर ऐसा ही ब्रेक कश्मीर के भद्रवाह में भी लगा। वहां तो गाड़ियों के ऊपर बर्फ की इतनी मोटी परत जमी कि उसे पिघलने में ही काफी समय लगेगा। बारामूला में भी अपनी गाड़ी और दूसरी चीजों से लोग कितना ही बर्फ हटाएं, लेकिन बार बार हो रही बर्फबारी से उनका काम मुश्किल हो रहा था। यही हाल पुंछ और डोडा के पहाड़ों का हुआ। वादियां सफेद हुई और घाटी के ये दोनों इलाके भी जन्नत जैसे नजर आने लगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।